is Saurav here, and welcome to this another session of KVPY essay on the Vedantu Viewers channel. I'm a chemistry master teacher over here in Vedantu, and today I've brought another topic in front of you. This topic's name is polarization, its application, और ये chemical bonding का काफ़ी interesting और बहुत beautiful सा topic है. Polarization and इसके application हम ionic bond और कोवेलेंट बॉन्ड खत्म करने के बाद जब हम ये पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर आ जाता है और आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, तब हम यहाँ से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आइडिया कि हमारे पास बॉन्ड्स किस तरह के होते हैं. सो अगर मैंने बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, देन वी ऑब्जर्व थ्री मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, थ्री मेजर कैटेगरीज में बॉन्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं. एक बॉन्ड ऐसा होता है जो कि कोवेलेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, ओके, जिसमें कि एटम्स के ऊपर कोई चार्जेस नहीं आते हैं. एक बॉन्ड ऐसा होता है जो कि आयनिक बॉन्ड होता है, जिसमें कि एक कैटायन और एक एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसके कारण एक आयनिक बॉन्ड बनता है. प्लीज रिमेंबर कि ये जो कैटायन एंड एनायन है, ये दो अलग अलग लोकेशन से भी आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो न्यूट्रल एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन कर सकता है इस तरह से कि अमोनियम किसी एक लोकेशन से आए, क्लोराइड कहीं और से आए, एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल. अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन में हमें ऐसा देखने को मिलता है. It is also possible that sodium chloride gets formed by utilizing metallic sodium and gaseous chlorine, एंड वो भी एक इलेबोरेट प्रोसेस के थ्रू बन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर आपको दिखेगा. सो आयनिक बॉन्ड जरूरी नहीं है कि हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे. वी रिक्वायर अ कैटायन एंड अ एनायन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. इस यहाँ पे जो हम चीजें पढ़ेंगे वहां पे हम एज्यूम करके चलेंगे कि कैटायन और एक एनायन के कॉम्बिनेशन से, कैटायन और एनायन कहां से आ रहे हैं, उनका ओरिजिन कहां से है, दैट इज नॉट आवर नीड फॉर द आर. और एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कोवेलेंट हैं, लेकिन जिनमें एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी डिफरेंट है. बिकॉज ऑफ दैट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट acquires a partial negative charge and the less electronegative element acquires a partial positive charge, and because of which there is the electron cloud जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, कि जो काफी सिमेट्रिकल सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो काफी सिमेट्रिकल से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है, ये थोड़ा डिस्टॉर्ट कर जाता है. आप ये देख रहे हो डिस्टॉर्ट करके है, ऑलमोस्ट लाइक एग शेप्ड हो चुका है. तो ये जो हमें कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्टॉर्शन दिख रहा है, ये बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में आ रहा है. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आयनिक बॉन्ड में देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्टॉर्शन. ये जो एक मॉडल जो दिखाया गया है, यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन दिखाई नहीं गया है, कोई भी aberration in the sphericity of cation और anion नहीं दिखाया गया. ये जो डिस्टॉर्शन वर्ड होता है, ये डिस्टॉर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, वो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं रहती है तो वो बोलते हैं कि डिस्टॉर्शन हो चुका है. सो अब हम आगे देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है. पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो हम आयोनिक बॉन्ड्स के लिए यूज करते हैं. आयोनिक बॉन्ड्स में अगर एक कैटायन एक एनायन के नजदीक आता है, if they come close to each other to form a bond, तो अगर fairly large distance है तब उनके बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा. पोलराइजेशन में होता एक्चुअली है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको कैटायन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट्स, एंड इस अट्रैक्शन से आप ये देखो कि ये जो स्फेरिकल शेप है, वो स्फेरिकल शेप अब रहता नहीं है, इट स्टार्ट्स बल्जिंग टुवर्ड्स द कैटायन. ओके, इट स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स द कैटायन. देखिए डिस्टॉर्ट कर गया है थोड़ा. ओके, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन. एनायन इज पोलराइज्ड. अब ये जो पोलराइजेशन होता है, आप ये बोलो कि सर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी क्यों खींच लिया, कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी खींच सकता था. देखो हो तो दोनों तरफ सकता है, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वॉल्यूम ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्प्रेड आउट है, उसके ऊपर उसके खुद की न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है. मतलब इस न्यूक्लियस का
is in anion, the effect of the anion's nucleus on the electron cloud of the anion is less, and therefore कोई उसके ऊपर और ज्यादा इफेक्ट शो कर सकता है, whereas the cation is small, उसको डिस्टॉर्ट करना काफी मुश्किल है. Though there could be a minor distortion, but that distortion will be negligible. So anion is polarized, and इसके polarization से होता क्या है? So polarization, it leads to covalent character. क्यों? ऐसा क्यों है? The reason is that कि अगर 100% आयोनिक हुआ तो ये कैटायन एंड एनायन के शेप्स रहेंगे. अगर 100% कोवेलेंट हो गया तो इस तरह का शेप रहेगा, मतलब कंप्लीट ओवरलैप हो चुका है. लेकिन ये 100% कोवेलेंट है, लेकिन अब अगर डिस्टॉर्शन हुआ है तो वो 100% कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर एंड 100% कोवेलेंट कैरेक्टर के कहीं बीच में है. इसका मतलब कि उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ चुकी है. इज दैट अंडरस्टूड? सो अगर कंप्लीट ओवरलैप हो गया देन इट इज कोवेलेंट. If there is not overlap, the electron cloud is completely symmetrical, then उसको हम बोलेंगे आयनिक. जब थोड़ा सा भी डिस्टॉर्शन हुआ तो हम बोलेंगे कि वो कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर आ गई. अगर यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे हो सकता है कि 50% हो, 60% हो, 30% हो, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि अब ये 100% आयनिक नहीं रहा, ये कहीं बीच का एक सिचुएशन आ चुका है. ओके, सो पोलराइजेशन, आप ये देखो कि ये कैटायन और ये एनायन है, ये 100% आयनिक है और ये 100% कोवेलेंट, और इस रीजन में यहां पे आयोनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर. ओके, आयोनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर. ओके, सो अगर हमारे पास पोलराइजेशन होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास बढ़ जाएगा. रिमेंबर, polarization is directly proportional to covalent character, so if polarization takes place, covalent character will increase. Next, covalent character is inversely proportional to ionic character, so polarization is inversely proportional to ionic character. हम ये मान के चलते हैं, यूजुअली जेनरिक आइडिया है कि आयनिक कंपाउंड थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जो कि ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है. सो अगर कहीं पे थोड़ा भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो उसके अंदर जो स्टेबिलिटी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट करने पे ब्रेक करने की रेजिस्टेंस. थर्मल स्टेबिलिटी इज द रेजिस्टेंस टू गेट डिसइंटीग्रेटेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हीट. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट कोवेलेंट चीजें जल्दी टूट जाती हैं और आयनिक चीजें थोड़ी उनको दिक्कत होती है. इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक आयनिक बॉन्ड. सो वी अज्यूम और वी टेक दिस जनरलाइजेशन दैट पोलराइजेशन इफ ऑकर्स तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. और अगर किसी चीज के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो वो सॉल्युबिलिटी उसकी आयोनिक सॉल्वेंट्स में डिक्रीज करेगी, कोवेलेंट सॉल्वेंट्स में इंक्रीज कर जाएगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इंक्रीज कर जाएगी. सो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, इथाइल अल्कोहल या फिर एसिड्स, इनमें डिक्रीज कर जाएगी. सो रिमेंबर, कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूसेस अ behavior which covalent character induces a behavior which makes the substance more prone towards non-ionic behavior, non-ionic character. non-ionic character का मतलब thermal stability का कम होना और polar solvents में dissolve होने की ability कम हो जाएगी. ओके, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फजान्स रूल्स दिए गए. फजान रूल एक ऑब्जर्वेशन है. इन रूल्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इन रूल को समझ लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. These rules help us identify कि किस चीज में पोलराइजेशन ज्यादा, किस चीज में पोलराइजेशन कम,
किस चीज में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, किस चीज में कोवेलेंट कैरेक्टर कम. सो फजास रूल्स आर यूज्ड टू कंपेयर. रिमेंबर, कंपेयर ही हम कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. परसेंट मान लो कि बोल दिया कि सोडियम क्लोराइड के अंदर कितना परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो फजास रूल से आपको बता नहीं सकते हो, लेकिन आप ये बता सकते हो कि सोडियम क्लोराइड वर्सेस पोटेशियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम. सो इट्स यूज्ड टू कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर in ionic compounds. परफेक्ट. चलिए देखते हैं कि फजांस रूल होते क्या हैं. तो सबसे पहला फजांस रूल ये है कि अगर हमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर चाहिए तो कैटायन छोटा होना चाहिए. कैटायन शुड बी स्मॉल एंड एनायन शुड बी लार्ज. फॉर हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, सो फॉर higher covalent character, radius of cation should be less, radius of anion should be large. ऐसा क्यों है? अगर एनायन की रेडियस ज्यादा रहेगी तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस उसके न्यूक्लियस का कम रहेगा, उसको डिस्टॉर्ट कर पाना ज्यादा इजी. सिमिलरली अगर कैटायन की रेडियस कम हो जाएगी तो वो एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, एंड दैट विल बी केपेबल ऑफ, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगी एंड इट विल जनरेट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ व्हिच दिस डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन विल बी मोर फेवरेबल. नेक्स्ट, बोथ कैटायन एंड एनायन शुड हैव हाई चार्ज. कैटायन के ऊपर अगर चार्ज इंक्रीज करता, मान लेते हैं कि Fe2+ ले लिया और Fe3+ ले लिया, तो कैटायन के ऊपर जैसे चार्ज इंक्रीज करता है ना, इसकी रेडियस डिक्रीज कर जाती है. तो ये तो अगर आप रेडियस ऑफ Fe2+ और रेडियस ऑफ Fe3+ कंपेयर करो तो Fe3+ की रेडियस कम है. लेकिन वैसे ही अगर आपने एनायन के ऊपर चार्ज इंक्रीज किया, सो सल्फर माइनस और लेट्स से S2-, आपने एनायन के ऊपर चार्ज इंक्रीज किया तो उसकी रेडियस जो होगी वो इंक्रीज करेगी. सो हमारा पहला रोल का ही एक्सटेंशन है, बोथ कैटायन एंड एनायन शुड हैव हाई चार्ज. ज्यादा चार्ज कैटायन के ऊपर, ज्यादा चार्ज होने का मतलब रेडियस ऑफ कैटायन डिक्रीजेस. एनायन विथ हाई चार्ज मींस रेडियस ऑफ एनायन increases. Do you understand? I hope it is clear. And जो थर्ड रूल है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन I'm pretty sure you will be able to understand this. Cations, बहुत सारे तरह के कैटायंस होते हैं. एक तरह का कैटायन ऐसा होता है जिसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे Ca2+, Na+, ये सारे नोबल गैस. ओके. कुछ ऐसे भी कैटायंस होते हैं जिनके सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जो कि फॉल्स इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इनको. सो कैटायंस विथ, तो मैं लिख देता हूं कुछ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस, जैसे कि Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+, ये सारे इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, जिनमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है. अगर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया है तो वैलेंस शेल में NS2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन होता है. ओके, so NS2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑब्जर्व्ड, एंड ये कहां पे हमें मिलेगा, जैसे Zinc2+ ले लिया हमने, Zn2+, Cu+, Hg2+, ओके, Cd2+, ये सारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगर, सूडो इनर्ट गैस होते हैं और ये इनर्ट गैस होते हैं. ये आपको ध्यान रखना है कि cations having pseudo inert gas configurations have more polarizing power than cations with non inert gas and non inert gas. अच्छा, non inert क्या होते हैं? non inert कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन उठा लो, कोई भी और अरेंजमेंट उठा लिया आपने, तो वो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा. सो कैटायंस विद नॉन इनर्ट गैस, अब जैसे ले लिया आपने
थैलियम प्लस Pb2 प्लस Tl प्लस Pb2 प्लस, ये सारे हो जाएंगे नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा क्यों है कि कैटायंस विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मोर पोलराइजिंग पावर? तो यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट आता है शील्डिंग। Shielding of electron nuclear charge by d electrons is bad, is weaker compared to shielding. यहाँ पे configuration क्या है? NS2 NP6. So p ऑर्बिटल के थ्रू अगर शील्डिंग हो रही है, s ऑर्बिटल के थ्रू शील्डिंग हो रही है, वो शील्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी कंपेयर टू द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज कैटायंस ज्यादा एक्सटेंड में लगा सकते हैं एक एनायन के ऊपर, एंड दैट्स द रीजन यू हैव कैटायंस विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैव मोर पोलराइजिंग पावर। सो एक वर्ड आ रहा है पोलराइजिंग पावर। कैटायंस के लिए वर्ड यूज किया जाएगा पोलराइजिंग पावर, एनायंस के लिए यूज किया जाएगा पोलराइजेबिलिटी, उनको पोलराइज किया जाता है। ओके, सो प्लीज डू रिमेंबर दिस दैट सूडो इनर्ट गैस हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन inert gas and non-inert gas. Okay, I hope this is clear. अगर मुझे नॉन इनर्ट गैस और इनर्ट गैस में अगर कंपेयर करने को बोला जाए, देन ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, तो सूडो, देन नॉन इनर्ट एंड देन इनर्ट। ये सारे कैटायंस का पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है। This is the order of polarizing power of different cations. Okay, I hope this is clear. So let's move ahead. So let's start with the applications of Fajans rule. Fajans rule के applications, polarization के application एक जैसे। सबसे पहला application है covalent character का। तो हमने क्या बोला पहले ही कि if polarization increases, covalent character increases. Okay, तो हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब हमें अगर बताना है कि विच हैज अ हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कैसे बताएंगे? ये देखो दोनों Na प्लस एंड Mg2 प्लस बोथ ऑफ देम हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड Mg हैज अ हायर चार्ज। तो ज्यादा चार्ज होगा, पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो पोलराइजिंग पावर जहां ज्यादा होगी वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। सो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का। ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। मान लेते हैं मैंने CuCl लिया है, उसको NaCl से कंपेयर किया है। तो Na हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड Cu हैज सूडो इनर्ट। Okay, Cu plus has pseudo inert gas configuration. So higher polarizing power is with Cu plus, and therefore the covalent character will be like this. Okay. Next, we can take AgCl versus KCl. Again, Ag has pseudo inert and K has inert. K plus is inert, and therefore the order will be this. Okay. अगर मैंने ले लिया PdCl2 and CaCl2, then PD2 plus has non-inert gas configuration, but non-inert gas की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो इनर्ट से ज्यादा होती है। तो ये भी हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर का यही ट्रेंड आएगा। ओके, हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। We can take an example like this. For example, मैंने ले लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। So आप देख रहे हो चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा।
इसको हम कोवेलेंसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोवेलेंट कैरेक्टर भी बोल सकते हैं. Covalent character would be a better word. Covalency at times is used to describe the number of bonds that are formed. So rather not use it. Covalent character. Okay. Next, if I have suppose NaCl, MgO, and AlN, aluminium nitride. यहाँ पे +1 चार्जेस हैं, यहाँ पे +2 चार्जेस हैं, यहाँ पे +3 चार्जेस हैं. जैसे चार्जेस इंक्रीज करेंगी हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा. सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कोवेलेंट कैरेक्टर के. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन व्हिच इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. सो ऑक्साइड्स मैंने लिए मान लो कि इस तरह से, लेट्स से एक मेटल ऑक्साइड है एंड मेटल ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद H+. ओके, इट्स मेड टू रिएक्ट विद H+. इससे मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, MOH, एक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा. नाउ अगर इफ द मेटल ऑक्साइड हैज हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, if covalent character is high, then हमारे पास जो कंपाउंड मिल रहा है MOH, उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी. एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, क्योंकि आप एक चीज समझने की कोशिश करो. जैसे मान लो कि मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लिया और मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फेयरली कोवेलेंट एंड कोवेलेंट है, और इसीलिए जब H+ के साथ बाइंड करता है तो हमारे को H2SO4 मिलता है. तो जो मिल रहा है हमें, whatever we are obtaining, we are getting a acid, and when it binds with H2O, combines with H+, I get NaOH, and this is treated as an alkali. So आप इसको H+ ले लो या फिर H2O ले लो, whatever you are getting will be dependent on the nature of this substance. If this is having high covalent character, then acidic nature increase कर जाएगी and it will be inversely proportional to the basic character. Okay, or it's better I write it like this. Basic character decreases. Okay, ये एरोज याद रखिए, इन एरोज को समझना काफी इजी है. सो अगर मैंने ले लिया Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, अब बताओ सब कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पे ज्यादा होगा? जिसमें सबसे छोटा कैटायन है. एनायन तो सब जगह सेम, सबसे छोटा कैटायन कहां पे है? We have the smallest cation over here, and therefore maximum polarization. If there is maximum polarization, this will have maximum covalent character, and this will have minimum covalent character. Okay, so if I move in this direction, तो ये हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि इधर कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम हो जा रही है तो बेसिक कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, इज दैट क्लियर? लेट्स टेक जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, MgO. जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, MgO. तो यहां पे इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे सूडो, यहां पे नॉन,
इसका मतलब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इज मैक्सिमम, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर is minimum. So if I look at the uh, basic nature of these oxides, okay, then basic nature हमारा इस तरह से मूव करेगा. Basic character will move like this. Is that clear? Okay, एक चीज याद रखिए, when you move from left to right in a period, your covalent character keeps increasing, so acidic character of the oxide increases. When you move down the group, then the covalent character decreases and the basic character increases. Okay, is that clear? अगर आपको किसी ने बोला कि अच्छा बताओ एम्फोटेरिक क्या होंगे, सो एम्फोटेरिक डायरेक्टली आप इससे बता नहीं सकते हो, बट यू कैन मेक एन एस्टिमेशन. Amphoteric character, when it comes within an oxide, it enables it to react both with acids as well as bases. So I will write some examples of amphoteric oxides. इनको याद रख लीजिए because they keep getting asked. So we start with beryllium oxide, okay, then As2O3, Sb2O3, Bi2O3, then zinc oxide, Al2O3, Ge, germanium oxide, Cr2O3, and lead oxide, tin oxide, Cr2O3, PbO. ओके, ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट आ गए. तो हमें आपको यू विल नॉट बी आस्क्ड दैट प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ एम्फोटेरिसिटी. यू विल बी आस्क्ड कि ये सारे ऑक्साइड्स हैं, बताओ इसमें बेसिक कैरेक्टर कैसा रहेगा. याद रखिए, अलोंग द पीरियड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ओके, ये उल्टा चलता है. ओके, नेक्स्ट, color or intensity of color. A very standard rule set exists. If polarization increases, then the intensity of color increases. इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस. अब कलर हर तरह के कंपाउंड में आपको नहीं मिलता है. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? सर्टेन कंपाउंड्स शो कलर. ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंपाउंड्स में आपको कलर नहीं दिखता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में आपको कलर दिखता है. नाउ पोलराइजेशन से कलर का रिलेशनशिप कैसे निकाला हमने? सो पोलराइजेशन कॉजेस अ डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड which makes electron transitions easy. Polarization distorts the electron cloud ट्रांजिशंस इजी. सो में ज्यादा इंटेंस कलर हमें दिखते हैं. ओके, इसका काफी सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं. AgCl, AgBr, AgCl, AgBr, AgI. हम देख सकते हैं इसको. AgCl is white. Okay, AgBr is pale yellow and AgI is deep yellow.
आप ये देख सकते हो कि maximum polarization will take place in case of iodide because iodide is the largest anion, cation anion size remains the same. So अगर covalent character देखने की कोशिश की तो ये covalent कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा, एंड बिकॉज द कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये हो रहा है, सो हमारे पास कलर भी जिस तरफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा उस तरफ पोलराइजेशन इंक्रीज कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजिशंस विल बिकम इजियर and we will observe a deeper color for silver iodide compared to bromide or chloride. Okay, silver sulfide Ag2S is black. Okay, next थर्मल स्टेबिलिटी. तो थर्मल स्टेबिलिटी ना हम कुछ कंपाउंड्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे. सो दिस विल बी स्लाइटली इलैबोरेट बट सो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट से. ऑन द आउटसेट मैं आपको ये बोल देता हूं कि अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी. ओके, इफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. कार्बोनेट्स का मतलब MCO3. MCO3 को अगर मैंने हीट किया I will get an oxide plus carbon dioxide, MO plus CO2. क्लियर? सो जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. सो इफ आई टेक इनटू कंसिडरेशन, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 and BaCO3. ओके, तो कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर विल डिक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप. सो दिस विल बी थर्मली मोस्ट स्टेबल थर्मली. ओके, अगर यही चीज आपने ये मैं कुछ कॉमन ट्रेंड्स ही ले रहा हूं, बिकॉज दीज आर द ट्रेंड्स विच डू गेट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन. सो लेट्स से आई टेक Li2CO3, Ne2CO3, K2CO3, Rb2CO3 and CS2CO3. Okay, now please remember that Na से लेके Cs तक पोलराइजेशन की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, and therefore the thermal stability इस डायरेक्शन में, this will be the order of thermal stability. Li2CO3 is thermally least stable and Li2CO3 को जैसे ही आप हीट करोगे आराम से वो ऑक्साइड में और CO2 में ब्रेक कर जाएगा. ठीक है, अगर आपने मेटल सल्फेट लिया, नेक्स्ट इज मेटल सल्फेट. मेटल सल्फेट दो तरीके से डिकम्पोज करते हैं, MSO4, MSO4. एक तो टेम्परेचर जब 1073 से कम रहे और एक टेम्परेचर 1073 से ज्यादा, 1073 केल्विन, 1073 केल्विन. Okay, now in this situation the first one, when the temperature is less than 1073 Kelvin and a certain sulfate decomposes, you will get oxide plus sulfur trioxide. In MSO4 जब 1073 से ज्यादा पे डिकम्पोज करेगा तो जो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है वो भी डिकम्पोज कर जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग ऑक्साइड SO2 प्लस हाफ O2. ये बस मैंने रिएक्शन दिखाने के लिए आपको बता दिया. बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड रहेगा वो एग्जैक्टली सेम ट्रेंड चलेगा. अगर आपने बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक लिया, BeSO4 all the way to BaSO4, then BaSO4 will be, this will be the order of thermal stability as well.
Okay. Similarly, Li2SO4 to CS2SO4, this will be the order of thermal stability too. Okay, this will be the order of thermal stability. Understood? Let's move ahead. नेक्स्ट हम लेते हैं नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाइट्रेट्स में ट्रेंड वही रहेगा लेकिन कुछ रिएक्शन डिफर कर जाते हैं. तो अगर आपने मेटल नाइट्रेट को हीट किया है तो आपको NO2 मिलेगा और ऑक्साइड मिलेगा. मेटल नाइट्रेट अगर आप हीट करते हो तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 आपको मिल जाता है. वही अगर आपने ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स लिए हैं, ओके, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1 सोडियम से लेके सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी अगर आपने नाइट्रेट्स ले लिए, ओके, these nitrates will give nitrites and oxygen. इसको आप हीट करते हो, दोनों केस में हीट, MnO2 प्लस O2. ओके. अगर आपने फर्दर और थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे आपने हीट किया और हीट कर दिया आपने, नाइट्राइट भी डिकम्पोज करके ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन बाहर देगा और ऑक्सीजन बाहर देगा. आई एम नॉट बैलेंसिंग इट, दैट्स नॉट नीडेड फॉर नाउ. बस आपको ये याद रखना है कि इस तरह से होता है. ओके. ट्रेंड एग्जैक्टली सेम रहेगा. लिथियम से लेके ये इंक्रीज करते हुए सीजियम तक जाएगा एंड बेरिलियम से लेके इंक्रीज करते हुए आप बेरियम तक जाओगे इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी. ओके. नेक्स्ट इज solubility. Now, solubility is a very important trend. काफी लोग यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, इसको बहुत प्यार से समझते हैं. देखिए, अगर किसी चीज को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो ना, तो वो डिसॉल्व तब होगा when a salt is being dissolved in water, then salt dissolution takes place when hydration energy is more than lattice energy. Okay, hydration energy जो है वो एनर्जी होती है which is released when a cation gets hydrated or the anion gets hydrated. आपने तो anion और cation को तोड़ दिया, उनको स्टेबल करना होगा by solvation or by hydration. और hydration of cation and anion से जो एनर्जी बाहर निकलती है, if that is more than lattice energy, then the substance will be deemed soluble in that solvent, या फिर वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा. हम यूजुअली वाटर में डिसोल्यूशन लेते हैं तो वाटर में डिसॉल्व कर जाएगा. अगर नहीं होता है ऐसा तो वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा. ओके, इट विल नॉट बी एबल टू डिसॉल्व. सो अगर हमें ये सॉल्युबिलिटी ट्रेंड मेजर करना है, ओके, अगर हमें ये सॉल्युबिलिटी ट्रेंड मेजर करना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा. पहली बात तो ये कि जैसे ही आप अगर आप लैटिस एनर्जी की बात करो, लैटिस, जस्ट अ मोमेंट, if you talk about lattice energy, then lattice energy increases when the size of the ion decreases.
and when the charge on the ion increases. Lattice energy increases when size of ions decreases and charge on ions increases. हाइड्रेशन एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम चीज के ऊपर ही डिपेंड करती है. ओके, हाइड्रेशन एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम चीज के ऊपर ही डिपेंड करती है और सेम तरीके का रिलेशनशिप है. मतलब अगर छोटा साइज का आयन रहा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा. साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस, चार्ज ऑन आयन्स इंक्रीजेस. ठीक है, तो अब हम कंपेयर कैसे करेंगे? हम कैसे बोल पाएंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? तो हमने क्या किया है कि जितने भी एनायंस हैं उनको दो ग्रुप्स में बांट दिए हैं. These are not groups according to periodic table, not groups according to qualitative analysis. तो हमने क्या किया है कि दो ग्रुप्स में एनायंस को बांट दिया है. ये वैसे एनायंस हैं जिनमें कैटायन और एनायन के साइज कंपैरेबल हैं. साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर कंपैरेबल. और इसमें हमने एनायंस कौन से इंक्लूड किए हैं? ये दिस इज मेजर इंपॉर्टेंस कि इनमें एनायंस कौन से इंक्लूड किए हैं. So we have included oxide, we have included sulfide, we have included hydroxide, we have included fluoride, and we have included chloride. Hydroxide, sulfide, oxide, fluoride, chloride. This is very, very important. Okay. तो अगर in this case, if you go down the group, so ग्रुप में आप नीचे जाते हो तो आपका क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है. ओके, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस. लेकिन this decrease is more. Okay, ये जो डिक्रीज होता है लैटिस एनर्जी का, ये ज्यादा डिक्रीज होता है कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी. ओके, यहां पे डिक्रीज हो रही है लेकिन यहां पे लैटिस एनर्जी का ज्यादा डिक्रीज है. सो लैटिस एनर्जी का सेंस ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो आपकी यहां पे जो सॉल्युबिलिटी होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी. Is that clear? So solubility will increase over here. Solubility increases. Please ध्यान रखिए इसका. Lattice energy decreases more. ओके, ये ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी इवेंचुअली काफी ज्यादा डोमिनेट हो जाती है. हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी. एंड दूसरा हमारा ग्रुप होता है सेकंड. यहां पे हमने जो एनायंस लिए हैं वो इतने बड़े हैं कि उनका एक सेपरेट कैटेगरी बना दिया गया है. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? याद रखिए कि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड को पहले ग्रुप में नहीं रखा गया, ब्रोमाइड आयोडाइड सेकंड वाले ग्रुप में आ जाएंगे. सो यहां पे हम रख देंगे कैटेगरी में सल्फेट. ओके, ये कैटेगरी है. एनायंस आर लार्ज, काफी ज्यादा बड़े हैं. कार्बोनेट, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, Br माइनस, I माइनस. अब देखो क्या होता है. use a different color pen. Yeah, so
इफ आई गो डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे गए, साइज इंक्रीज किया, एंड इसके कारण क्या हो गया, लैटिस एनर्जी डिक्रीज की एंड हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज की। बेटा दोनों जगह सेम चीजें ही हो रही हैं, बस यहां पे क्या होता है कि हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज ज्यादा हो जाता है। इट डिक्रीजेस मोर। सिंस ये ज्यादा डिक्रीज कर गया लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में, तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, इसके कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, जैसे अगर आपने ले लिया मैग्नीशियम सल्फेट से लेके अगर आप बेरियम सल्फेट तक जाओगे तो बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, बट इस केस में अगर आपने लिया लिथियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड तक, LiCl से CsCl तक, तो ये इंक्रीज कर सकती है। Is that understood? So please do remember these two group of anions. कुछ aberrations भी हैं, बट aberrations से ज्यादा important ये है कि आप एक जेनरिक सेट तो कम से कम याद रख लो। aberrations जो solubility के हैं, and वो aberrations they do not account for even 2% of the total whatever we are reading. ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द चीजें आप इसमें कवर कर लोगे। ओके, सो मैं आपको एबरेशंस बता देता हूं कि कुछ एक ऑर्डर होते हैं जो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि पहला, सो फर्स्ट if I take fluorides of group 2, MgF2, ओके, ये सबसे कम सॉल्युबल होगा, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम, और यहां पे कहीं पे बेरिलियम भाई साहब आ जाएंगे। Next, iodide of group 1, तो ट्रेंड इस तरह का बनता है, NaI, LiI, Ki, RBI and CSI। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा गड़बड़ है, sodium iodide becomes slightly more soluble. Okay, chlorides of group 1 में भी ट्रेंड इट्स अजीब। ओके, मैंने पहले आपको बताया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इट इज लाइक दिस, LiCl एंड देन CsCl आता है, ओके, एंड देन RbCl एंड NaCl and then KCl. Okay, very weird trend. Okay, halides of group 2 में BeX2, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Okay, Be MgX2, sorry, CaX2, SrX2 and BaX2, इसमें X क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन।
और लास्ट जो है वो हो जाता है कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, हम कार्बोनेट से क्या सोचते हैं, कार्बोनेट्स बड़े एनायन हैं तो डाउन द ग्रुप हमारे पास सॉल्वेंट डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन Li2CO3, Ne2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड CS2CO3 हो जाता है ट्रेंड। ओके, तो ये कुछ एबरेशंस, एक्सेप्शंस आप बोलते हैं इनको, सो प्लीज रिमेंबर देम। एंड विद दैट आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। एंड सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो कि मैं आपको हर क्लास में देता हूँ। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट, या okay, so the first thing is people who are preparing for JEE and जो भी मेंस एग्जाम दे रहे हैं, please remember Eklavya program is one of the best programs in the country to achieve very high ranks in JEE Advanced. Please do enroll for it. Please keep checking the notice board for any topper pot related information. एकलव्य के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है वो इस टेलीग्राम चैनल पे रहती है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल। इसमें पीरियडिकली एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताते रहते हैं। ऑल्सो JEE aspirants 2023, please navigate to this link, and 2024, please navigate to this one. These links are there in the comment in the description box, and so uh, try to make the best use of them. So with that, I sort of Goswami take leave. I hope you have understood few parts of polarization and Fajans rule in the simplest possible manner. Aberrations का ध्यान रखिएगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूरे जितने भी ट्रेंड्स आप पढ़ रहे हो वो सारे ट्रेंड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, एक आउटलाइन मैंने आपको दे दिया है, जस्ट फॉलो दैट एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, सो आई टेक लीव, बाय बाय, and until the next time we meet, have a lovely time.